दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आज के लाइक्स का टारगेट है 200 लाइक्स। मुझे पता है आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्हें 10 डीमन गॉड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और जो भी जानकारी थी वो पिछले 6 महीनों में धीरे धीरे इकट्ठा की गई थी। जहां तक डीमन आर्मर की बात है, उनका उससे कभी सीधा मुकाबला नहीं हुआ था। करक के बारे में तो जानना तो दूर की बात थी, लेकिन वो साफ देख सकते थे कि कारागर के पीछे प्लाटोस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यूसलबर्ग ने सीधे कहा, मुझे इस बंदे की ताकत आजमाने दो। उसने एक अर्धचंद्राकार तलवार उठाई और उसकी आकृति धुंधली रोशनी और परछाई में बदलकर सीधे कारागर के सामने जा पहुंची। तलवार ऊपर उठी, उस पर एक हल्की सी चमक थी, बहुत सुंदर और जादुई, जिससे सबसे शुद्ध भ्रम पैदा हो सकता था। लेकिन अफसोस, ये भ्रम तकनीकी जीवन रूपों के खिलाफ लड़ाई में लगभग बेअसर होते हैं। यही वजह थी कि डीमन गॉड मशीन से लड़ते समय वो बुरी तरह हार गया था। इन सब को छोड़ दें तो वो एक बहुत ही ताकतवर एनहांसमेंट टाइप क्षमता रखने वाला योद्धा है, इसलिए इस वार की ताकत बेहद खतरनाक थी। कारागर ने उस छोटे से आदमी को अपनी ओर आते देखा और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ऊपर देखा। यूसलबर्ग ने दोनों हाथों से तलवार ऊपर उठाई और गुस्से में हमला किया। तूफान जैसी हवा उठी और हवा में गूंजती आवाज ने जैसे सब कुछ फाड़ डाला, यहां तक कि खुद जगह को भी। उसके शरीर से इतनी जबरदस्त ताकत निकली कि इस तलवार से तो लोहे को भी काटा जा सकता था। हुश! तलवार हवा में तेजी से लहराई और बिना किसी रुकावट के सीधे कारागर के सीसे जैसे सिर पर जा गिरी। भज! एक तेज गूंजती आवाज आई और तलवार कारागर के सिर पर लगी, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ कि वो 2 टुकड़ों में कट जाएगा, बल्कि उल्टा जोरदार टक्कर से यूसलबर्ग की बांह थोड़ी सुन्न हो गई। उसने सामने देखकर यकीन नहीं किया, उसकी तलवार कारागर के लोहे जैसे सिर को भी नहीं काट पाई। हे! जैसे ही वो चौंका हुआ था, एक लोहे का मुक्का हवा में से आता हुआ उसके शरीर पर पड़ा। यूसलबर्ग उस समय पहले से ही थका हुआ था। वो उस मुक्के से बच नहीं सका और उसका सीना सीधे वार का शिकार बन गया। जब ये सीधा वार उसके सीने पर पड़ा, उसने साफ साफ अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। क्रैक! ब्लैक चैरियट क्लास के इस प्रबल शरीर वाले एलियन की बॉडी भी कारागर के वार को नहीं रोक पाई। वो किसी तोप के गोले की तरह हजारों मीटर दूर जाकर गिरा और जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। कारागर ने अपने सिर को छुआ, जहां यूसलबर्ग का वार सिर्फ एक हल्का सा सफेद निशान छोड़ गया था, लेकिन इसने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि वह जोर से चिल्ला उठा, आहा! ये कितना भद्दा है, मेरे सिर पर निशान पड़ गया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसका ये रूप देखकर टेंपल ऑफ द गॉड्स में मौजूद अजीब लोग कितने चौंक गए थे। मोराना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन बाकियों को पता था कि ये मामला अब आसान नहीं रहने वाला। अगर सिर्फ एक डीमन गॉड भी होता तो उन्हें यकीन था कि वो उसे हरा सकते हैं, लेकिन अब एक अजीब सा मैकेनिकल लाइफ फॉर्म सामने आ गया था जिसकी रक्षा क्षमता डरावनी थी। यहां तक कि यूसलबर्ग भी उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सका, तो फिर डीमन बी और उसके कॉम्बिनेशन को कैसे हराया जाए। थंडर गॉड पेरोन खड़ा हुआ। ये बड़ी दाढ़ी वाला भालू जैसा ताकतवर आदमी गंभीरता से बोला, इस बंदे को हम संभालते हैं। मोराना, डीमन गॉड भी तुम्हें सौंपते हैं। इस पूरी टीम में केवल तुम ही उसे हरा सकती हो। मोराना के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। वह हमेशा की तरह शांत थी, जैसे कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं पहले डीमन गॉड बी को खत्म कर दूंगी, फिर तुम्हारी मदद करूंगी इस लोहे के राक्षस को मारने में। तुम्हें बस थोड़ी देर टिके रहना है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। वहां दूसरी ओर यूसलबर्ग, जो मिट्टी में गिरा था, उठ खड़ा हुआ और उस गोल सिर वाले धातु राक्षस को गंभीरता से देखने लगा। उसकी बाहें अब भी थोड़ी सुन्न थीं, और अभी जो टक्कर मिली थी उसकी ताकत को वो पूरी तरह से झेल नहीं पा रहा था। इसका कवच शायद आम डीमन मशीन से भी ज्यादा मजबूत था, और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। कारागर का शरीर वही सामग्री थी जिससे डीमन शरीर बना था। साथ ही इसका आकार बाकियों से दुगना था और इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री भी दुगनी थी। इसके चारों ओर लिपटा भारी कवच इसकी रक्षा को लगभग अभेद्य बना देता है। चलो, उसे रोकते हैं यूसलबर्ग, पेरोन ने यूसलबर्ग से कहा। ठीक है।
जुसलबर्ग ने दांत भींचे और दोनों कारागर की ओर दाएं और बाएं से दौड़े। कारागर, जो अभी अभी जुसलबर्ग को उड़ा चुका था, अब दिलचस्पी के साथ एक पोज में खड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि दोनों उस पर हमला करने वाले हैं, वो उन्हें हाथ हिलाकर बुलाने लगा, एक उकसाने वाला इशारा किया। आओ। पेरॉन और जुसलबर्ग दो तूफानों की तरह कारागर की ओर दौड़े। पेरॉन के शरीर के चारों ओर बिजली चमक रही थी और तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। जुसलबर्ग ने पिछली गलती से सीख ली थी और अब वो अपनी अर्धचंद्र तलवार दोनों हाथों से कसकर पकड़ चुका था। अब वो किसी और हिस्से से हमला करेगा, क्योंकि अगर सामने वाला एक लोहे का सिर है तो हमला जोड़ जॉइंट की जगह पर करना चाहिए। चाहे वो इंसान हो, कोई और जीव हो या फिर मशीन, हर किसी के जोड़ में थोड़ा खाली स्थान होता है ताकि वो हिल सके। यही उसका निशाना था। जब दोनों हमला करने को तैयार थे, कारागर भी उत्साहित हो गया। वो अपनी भारी भरकम बॉडी लेकर जमीन पर दौड़ा और उनकी ओर झपटा। कुल्हाड़ियां और तलवारें उस पर पड़ीं, लेकिन कारागर का लड़ाई का तरीका बेहद जंगली और क्रूर था। वो अपने अभेद्य शरीर से सामने वाले पर सीधा टक्कर करता था। लोहे के मुक्के और स्टील की टांगों से वार होते रहे। हर वार में जबरदस्त ताकत होती थी। सोचो, जैसे कोई भारी एक्सकेवेटर अपनी बाल्टी लेकर जमीन पर वार कर रहा हो। कारागर, जो पूरी तरह से मशीन से बना है, उसके पास मानवीय ताकत की कोई सीमा नहीं है। उसके ऊर्जा कोर से मिलने वाली शक्ति को अलग अलग मैकेनिकल स्ट्रक्चर से होकर गुजरकर वो पूरी ताकत से हमला करता है। पेरॉन और जुसलबर्ग ने एक साथ मिलकर उस पर हमला किया। कोशिश थी कि उसकी रक्षा तोड़ी जा सके, लेकिन मोटा कवच था कि पूरा वार झेल लेता, सिर्फ थोड़ा सा खरोंच आता। अच्छी बात यह थी कि कारागर का लड़ाई का तरीका बेहद सरल था और पेरॉन और जुसलबर्ग दोनों ही ताकतवर थे, इसलिए टक्कर में तुरंत मरे नहीं। प्लाटोस दूर से इस दृश्य को शांत नजरों से देख रहा था। ये दोनों इंसान अच्छे खिलौने थे और वो इनके साथ कुछ समय बिता सकता था। उसे कारागर की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने इस अजीब शरीर को बनाने में बहुत मेहनत की थी। इसके लिए उसने 3 डीमन शरीरों को खुद तोड़कर इस अटूट बॉडी को तैयार किया था। उसका भाई इस दुनिया में उसका अकेला रिश्ता था और वो उसे मरने नहीं देगा। जब उसका ध्यान फिर से वर्तमान में आया, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर बहुत तेज ठंड फैल चुकी है और पूरा वातावरण बर्फ से ढक गया है। मोराना उससे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर खड़ी थी। प्लेटोस ने सामने खड़ी इस महिला को देखा। इस दूरी से वो 1 सेकंड से भी कम में पहुंच सकता था। उसे पता था कि सामने वाली इस पूरी टीम में सबसे ताकतवर है, लेकिन उसे सीधे चुनौती देना बेवकूफी है। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला था, उसने पाया कि उसका शरीर अब हिल नहीं पा रहा है। उसका बेहद ताकतवर मैकेनिकल शरीर और ऊर्जा से भरा हुआ कोर अब जैसे रुक गया था और उसकी शक्ति बाकी शरीर तक नहीं पहुंच पा रही थी। मोराना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। प्लाटोस को अब एहसास हुआ कि सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, बल्कि उसके चारों ओर की हर चीज भी थम गई थी। मोराना की ओर से हर कदम धीरे धीरे उठ रहा था, जैसे उसे चलने में भी मुश्किल हो रही हो। लेकिन उसी के चारों ओर की दुनिया, जैसे हवा में उड़ती बर्फ की परतें, सब कुछ हवा में रुक गया था। फ्रीमोन्स की सबसे ताकतवर और सबसे डरावनी हस्ती, विंटर गॉडेस मोराना, उसकी ताकत थी एब्सोल्यूट जीरो। जहां वो खड़ी होती है, वहां एक खास क्षेत्र बन जाता है, जहां तापमान एकदम गिरकर ब्रह्मांड के सैद्धांतिक सबसे कम तापमान तक पहुंच जाता है। जब पदार्थ इस तापमान पर पहुंचते हैं तो उनमें अजीब बदलाव होते हैं। मॉलिक्यूलर गतिविधि थम जाती है। मोराना की ताकत पूरी तरह से इस तापमान तक नहीं पहुंचती, लेकिन उसके क्षेत्र में ये इतनी धीमी हो जाती है कि मानो रुक ही गई हो। जो बर्फ आमतौर पर कुछ सेकंड में गिर जाती, इस क्षेत्र में उसे जमीन पर पहुंचने में 30 साल लग सकते हैं। डीमन लॉर्ड ई प्लेटोस की सारी ताकत भी उसके ऊर्जा कोर से होकर शरीर में फैलती है, लेकिन जब समय ही रुक जाए तो ताकत कैसे निकले? मोराना धीरे धीरे प्लेटोस के पास पहुंच रही थी। ये ताकत ही उसका आत्मविश्वास था कि वो सबसे कठिन मिशन भी अकेले लेने को तैयार थी। तुम जो भी करना चाहो वो तब तक मुमकिन नहीं जब तक तुम्हारा शरीर पूरी तरह से हिल न सके। अब वो प्लेटोस से 10 मीटर की दूरी पर थी। उसने अपनी पतली और सफेद बाहें ऊपर उठाईं, मानो किसी जिंदा इंसान की न हो। उसका हाथ धीरे धीरे प्लेटोस की ओर बढ़ा।
अगर वो छू लेती तो प्लेटोस का शरीर एक पल में जम जाता और फिर वो उसे चीर देती। फ्रीमन्स के कमांड सेंटर में पोथागा के 3 प्रमुख सांस रोके इस दृश्य को देख रहे थे। बैटलफील्ड में लगे कैमरों के जरिए वो सब कुछ साफ देख सकते थे। ये एक ऐसा इलाका था जहां कोई हमला नहीं कर सकता था। मोराना को प्लाटोस को मारने से अब कोई नहीं रोक सकता था। बाहर से आने वाला कोई भी हमला इस क्षेत्र से टकराते ही रुक जाता था। भद्रुया के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। प्लेटोस की चेतना जागरूक थी, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। वो बार बार आदेश दे रहा था, लेकिन उसके शरीर तक सिग्नल पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उसका ऊर्जा कोर अभी चालू भी नहीं हुआ था और वो स्त्री की उंगली छूने ही वाली थी। 10 डीमंस में से एक सबसे ताकतवर प्लाटोस अब मोराना के हाथों मरने वाला था। मोराना और करीब आई और अब उसका हाथ प्लेटोस की बॉडी को छूने ही वाला था। तभी एक जबरदस्त ताकत प्लेटोस के शरीर से बाहर निकली, जैसे कोई भयंकर तूफान जो सीधे मोराना से टकराई। बूम! मोराना का शरीर जोर से उछल गया और उसका एब्सोल्यूट जीरो क्षेत्र धीरे धीरे टूटने लगा। भद्रुया के तीनों प्रमुखों की आंखों में जो खुशी थी वो एक पल में गायब हो गई और बदल गई चौंक में और डर में। इस समय मोराना बहुत मुश्किल हालात में थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वे छुरियां कितनी ताकतवर थीं। उस लाल ऊर्जा क्रिस्टल का छोटा सा विस्फोट भी लव के गॉड ऑफ डेथ के बराबर ताकत रखता है। डीमन मशीन की सबसे ताकतवर चाल होती है खुद को जलाकर ओवरलोड करना, और ऐसे हजारों हथियार थे। वे हवा में मौत जैसी सांपों की तरह घूमते हुए उड़ रहे थे और हर दिशा से उस पर हमला कर रहे थे। मोराना का चेहरा बहुत ठंडा था। उसने अपने हाथ फैलाए और एक जबरदस्त ठंड उसके चारों ओर फैल गई, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक बड़ा क्षेत्र बन गया जो छुरियों के हमले को रोक रहा था। जब प्लेटोस ने यह देखा तो उसने दूर से धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां किसी संगीत निर्देशक की छड़ी की तरह लचकदार तरीके से हिलने लगी। क्लिक क्लिक! छुरियां उसके शरीर के और पास आने लगी। फट जाओ! जैसे ही प्लेटोस ने बोला, मोराना के सबसे करीब की छुरी अचानक चमक उठी। उसका आत्मविनाश यंत्र सक्रिय हो गया और उस पर लगी लाल ऊर्जा की बत्ती उंगली जितनी मोटी थी। वह गहरे लाल रंग से चमकदार लाल हुई और फिर लगभग सफेद हो गई। उसकी ऊर्जा तेजी से सक्रिय हुई और फिर छुरी में लगे डेटोनेटर से एकदम फट गई उस दिशा में जहां मोराना थी। मोराना ने उस ताकत को महसूस किया, लेकिन उसके चारों ओर के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसके पास केवल एक ही रास्ता था, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पास से आने वाले हमले को झेलना। बूम! जगह पर एक जबरदस्त धमाका हुआ और उसकी आवाज पल भर में ही गायब हो गई। समारान सिटी में दूर बैठे कमांडर केवल सैटेलाइट से ही ऊंचाई से दिखते उस लाल ऊर्जा के विस्फोट को देख सके। आवाज नहीं थी, क्योंकि वह जगह पूरी तरह वैक्यूम में थी। यह ऊर्जा स्तर एक छोटे या मीडियम लेवल के लव डेथ गॉड के विस्फोट जितना था। जज जज तस्वीरें तेजी से झपकने लगीं और फिर पूरा स्क्रीन बर्फ जैसी सफेदी में बदल गया। पूरे कमांड सेंटर में कई मॉनिटरों की तस्वीरें गायब हो गईं और मैदान का कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। स्टाफ ने जल्दी जल्दी अपने हेडफोन उतार दिए ताकि जोरदार इलेक्ट्रिक आवाज से उनके कान खराब न हो जाए। एक महिला ऑफिसर ने भादाजा से कहा, मजबूत सिग्नल डिस्टर्बेंस की वजह से जैनचांग पर की सारी मॉनिटरिंग मशीनें बंद हो चुकी हैं। भद्रुका ने जल्दी पूछा, सैटेलाइट का क्या वो काम कर रहा है? जासूसी सैटेलाइट से देखना मुश्किल है, लेकिन चंगकोंग 1 सही से काम कर रहा है और सही कोऑर्डिनेट्स मिलते ही छोड़ा जा सकता है। स्काई 1 एक बहुत ही खास हथियार है और आसानी से डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन अभी वह दृश्य देख नहीं सकता, यानी वह भी अंधा बन गया है। मोराना के अलावा और कोई भी इतनी दूर से जमीन पर सटीक हमला नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो गया? क्या टेंपल ऑफ द गॉड्स वाले एलियंस ठीक होंगे? एक मेल ऑफिसर ने घबराते हुए कहा। सबसे ताकतवर सेना जो कि मैदान में फायदे में थी, इतनी बुरी तरह से हार रही थी, और तस्वीर के गायब होने से पहले की स्थिति को देखकर लगता था कि पैंथियन बहुत ही खतरनाक स्थिति में था। 10 डीमंस में दूसरे नंबर का डीमन बी इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा, यह उनकी सोच से बाहर था। हमने गलत अंदाजा लगाया, हमने गलत जजमेंट किया, बुधाका कांपती आवाज में बोला। उसकी आंखों में
अब वो पहले वाली शांति नहीं थी। पुतलियां कांप रही थीं। वह घबराया हुआ था। उनकी समझ केवल युद्ध में मिली जानकारी पर आधारित थी। उन्हें लगा था कि सारे 10 डीमंस सिर्फ मशीनें हैं, कुछ ज्यादा ताकतवर, कुछ कम, लेकिन अंदाजा तो लग ही सकता है। ज़ांग यी, किंग आर्थर और बाकी टीमों के युद्ध अनुभवों के आधार पर उन्हें लगा कि मोराना इस युद्ध को जरूर जीत जाएगी और यह जीत किंग आर्थर और ज़ांग यी से भी आसान होगी। लेकिन डीमन गॉड बी की ताकत बिल्कुल अलग थी। बी और सी एक ही स्तर के नहीं हैं। भदाजा ये भूल गए थे 10 डीमंस और उनकी रैंकिंग केवल इंसानों द्वारा दी गई पहचान थी। असली ताकत का इससे कोई लेना देना नहीं था। डीमन ए लॉरिडेक और डीमन बी प्रेटोस बहुत खास हैं। वो बाकी डीमन मशीन्स से बिल्कुल अलग हैं। मैदान में प्लेटोस दूर से उस जोरदार विस्फोट को चुपचाप देख रहा था। इतनी आसानी से नहीं मरेगी, वह शांति से बोला। तभी उसके शरीर से एक साफ आवाज आई, क्रैक। उसके चेहरे पर एक दरार पड़ गई और कुछ धातु के टुकड़े गिर पड़े। उसके नीचे का चेहरा थोड़ा इंसानी जैसा था, लेकिन बेहद खूबसूरत और आकर्षक। ओह! उसने उस कट को छुआ और चौंक गया। वाकई दिलचस्प है। विस्फोट के केंद्र में जैसे ही ऊर्जा कम होने लगी, वहां से एक भयानक बर्फीला तूफान उठा, जैसे समुद्र की गहराई से बर्फीली लहरें आकर आसमान की ओर चढ़ गई हों। वह तूफान हजारों मीटर ऊपर तक गया और फिर सीधा प्लेटोस की तरफ आया। बर्फ में मोराना का चेहरा भी दिखा। उस तूफान में बर्फ की तलवारें बनकर प्लेटोस पर चल पड़ी। प्लेटोस की आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। हवा में जैसे कुछ दबा हुआ हो, एक अदृश्य झटका आगे बढ़ा। बूम! बर्फ का तूफान रुक गया और बीच से टूट गया। मोराना के सामने विशाल बर्फ की दीवारें खड़ी थीं, पर प्लेटोस के झटके से वे भी टूटती जा रही थीं। मोराना के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, लेकिन अब वह चौंकी। बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपने खास ताकत से प्लेटोस ने उसका वार रोक दिया था। प्लेटोस की ताकत थी अपनी नजर के सामने की हर चीज को कंट्रोल करना। सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि हवा को भी दबाकर हमला कर सकता है, और उसके हमले में कोई निशान नहीं होता, कोई रास्ता नहीं दिखता। यह ताकत दिखने में आसान है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर यह बहुत खतरनाक बन जाती है। थंडर गॉड और मून गॉड ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की, लेकिन वे मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्लेटोस के साथ जो अजीब सा व्यक्ति था, वह भी निचले स्तर के डीमन गॉड से ज्यादा ताकतवर था। कराग, प्लेटोस का छोटा भाई। भले ही वो प्लेटोस जितना टैलेंटेड नहीं था, पर मशीनों की टॉप टेक्नोलॉजी और ताकतवर क्रिस्टल कोर ने उसे सुपर फाइटर बना दिया था। थंडर गॉड और मून गॉड के हमले उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। कैरागर उन्हें खिलौनों की तरह देख रहा था। उसके अंदर लगे चिप्स ने उसके शरीर को बहुत फुर्तीला बना दिया था। वह मस्ती में फाइटिंग पोज लेता, जैसे वह कोई गेम खेल रहा हो। मोराना प्लेटोस से हार रही थी। उसकी एब्सोल्यूट जीरो ताकतवर थी, लेकिन वह खुद कोई मजबूत शरीर वाली म्यूटेंट नहीं थी। बर्फ की बनी आर्मर कुछ हमलों को रोक पा रही थी, पर उसके अंदरूनी अंगों को चोट लग रही थी। उसके मुंह से खून आने लगा। कॉम्बैट यूनिफॉर्म ने उसे दवा और स्टिमुलेंट दी ताकि वह दर्द सह सके, पर अगली लड़ाई कैसे जीते, ये बहुत बड़ा सवाल था। वह प्लेटोस के पास होकर भी उसके मानसिक हमलों से नहीं बच पा रही थी। प्लेटोस हवा में तैर रहा था और उसके पीछे हजारों छुरियां थीं, जो उसके मन के अनुसार आकार बदल रही थीं। टेक्नोलॉजी और मानसिक ताकत, उसके पास कोई कमजोरी नहीं थी। मोराना ने गहरी सांस ली और अपने सिस्टम से देखा कि वह अभी भी स्काई नंबर 1 से संपर्क कर सकती है। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी प्लेटोस की पीछे की छुरियां तेजी से हिलीं और काले पंखों जैसे 2 पंख बन गए। बू! हा हा! उन पंखों के पंख गिरे और गोली जैसे मोराना की तरफ बढ़े। मोराना ने हाथ घुमाया और एक भयानक ठंडी आंधी उठी। बर्फ और हवा का तूफान ऊपर तक गया, जैसे पूरा शहर तबाह कर सकता हो। बर्फीले तूफान ने आकाश के बादलों को मरोड़ दिया। बिजली चमकी। ये सब उन खतरनाक छुरियों से बचने के लिए था। प्लेटोस ने सिर्फ अपने हाथ फैलाए और जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो, धीरे धीरे बर्फीले तूफान के बीच में हाथ खोल दिए। उसकी मानसिक ताकत ने तूफान को बीच से चीर दिया। मोराना फिर से उसके सामने आ गई और अब उसने प्लेटोस की आंखों में ठंडापन देखा, न गुस्सा न नफरत, बस एक लकड़ी निकालने जैसी उदासी।
समारान सिटी कमांड सेंटर अब पूरी तरह अराजकता में था। फ्रंट बैटलफील्ड से अब कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, क्योंकि मोराना और प्राटोस की लड़ाई में 100 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बच नहीं सकता। उसने एक जानकारी हवा में उछाली और दोनों को दिखाई। मैंने शहर की निगरानी फुटेज हासिल की है। इसमें अलग अलग इनह्यूमन यूनिट्स की गतिविधियों का रिकॉर्ड है। जब नाइट्स ऑफ द सर्कल वापस आए तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए उनकी ताकत अभी भी बनी हुई थी। शायद उन्होंने मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उनके लीडर किंग आर्थर ने अपनी ज्यादातर अलौकिक शक्तियां खो दी थीं। वीडियो से साफ दिख रहा था कि किंग आर्थर की हालत ठीक नहीं थी। जहां तक भरता की बात है, उसका तो जिक्र भी करने की जरूरत नहीं है। वाकई जिक्र की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वे निकले थे तो उनकी एक बड़ी टीम थी, लेकिन लौटे तो कुछ ही लोग थे। सभी की हालत बहुत खराब थी। इंड्रा को तो उसके लोग उठाकर समारान सिटी वापस लाए, लेकिन जब कैमरा जांग यी और उसकी टीम पर गया तो नजारा बिल्कुल अलग था। पूरी टीम में फुइंग फोर्स और तियनशन स्क्वाड के कुछ ही सदस्य मारे गए थे, और जंग यी, डेंग शेंटोंग, लियांग युए जैसे नेता तो एकदम तंदुरुस्त हालत में थे। खासकर जंग यी, उसकी हालत देखकर नहीं लगता था कि उसने कोई खतरनाक जंग लड़ी है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं गाड़ी से घूमने गया हो। उसकी यूनिफॉर्म पर धूल तक नहीं थी। खून के निशान की तो बात ही छोड़ो। इसकी हालत तो काफी अच्छी लग रही है, अलीयव ने कहा। उनकी आंखों में थोड़ी उम्मीद की चमक आई। उन्हें भी पता था कि जो 3 टीमें लौटी थीं, वे बड़ी लड़ाई से होकर आई थीं और शायद टेम्पल ऑफ द गॉड्स की मदद न कर पाएं। लेकिन अब उनके पास जंग यी आखिरी उम्मीद था, और वे पूरी कोशिश करना चाहते थे कि स्थिति को संभाल लें। बुदाजा, तुम उसे अच्छे से जानते हो, उसे ढूंढो। व्लादिमीर ने बुदाजा को तीखी नजरों से देखा, जिनमें ऐसा आदेश था जिसे नकारा नहीं जा सकता। बुदाजा ने दांत भींचे। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं उससे बात करने जाता हूं। फोन पर बात नहीं करनी है, खुद जाकर मिलो, व्लादिमीर ने अचानक कहा और बुदाजा की ओर इशारा किया। मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच कुछ विवाद हैं, इसलिए सीधे जाकर मिलो। अगर वो हमारी मदद नहीं करना चाहता तो कुछ भी कर लो, लेकिन उसे मनाना ही होगा। अब हमारे पास उसी का सहारा है। भंदरका के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं, लेकिन उसने तुरंत अपना कोट उठाया और बाहर निकल गया। वो एक सैन्य वाहन में बैठकर जांग यी और उसकी टीम के निवास पर पहुंचा। जब गेटकीपर ने आकर बताया, जांग यी उस वक्त जो केयर द्वारा बनाई गई चाय पी रहा था। उसकी हालत पूरी तरह से ठीक थी, क्योंकि वो उस लड़ाई में घायल ही नहीं हुआ था, बस अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाना था। यह भी कोई मुश्किल बात नहीं थी। अजीब बात यह थी कि एलियन लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करते। एक बड़ी लड़ाई के बाद भले ही शक्ति परमाणु बम के बराबर हो, लेकिन उन्हें रिकवर करने के लिए सिर्फ सामान्य खाना ही काफी होता है। हाँ, उनकी भूख आम लोगों से ज्यादा होती है, लेकिन सिर्फ तेल पीकर भी कोई इतना ताकतवर नहीं बन सकता। ये भी शायद इस दुनिया का रहस्य है, जैसे रोशनी की गति का स्थिर रहना। बैली चंगचिंग ने आकर जंग यी को बुदाजा के आने की खबर दी। जंग यी की आंखें बुदाजा का नाम सुनकर तेज हो गईं। उसने कप नीचे रखा और धीरे से पूछा, वो यहां क्या करने आया है? बैली चंगचिंग ने सिर झुकाकर कहा, वो कह रहा है कि उसे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, कृपया उससे मिलिए। फिर उसने जोड़ा, मुझे उसका रवैया पहले से अलग लगा। अब उसमें पहले जैसी घमंड नहीं है, बल्कि चेहरे पर साफ साफ चिंता झलक रही है। जंग यी ने आंखें नीची की और कुछ देर सोचा, फिर बोला, लगता है सच में कोई इमरजेंसी है। या तो समारन सिटी पर हमला होने वाला है, या उनकी टीम खतरे में है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। क्या उसे मदद करनी चाहिए? अगर कोई उसे ढूंढने निकले और ना मिले तो वो मान लेता है कि वो चीज खो गई, और अगर कोई उससे मदद मांगता है तो उसे इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन पहले ये तो जानना पड़ेगा कि आखिर चाहिए क्या। जंग यी ने कहा, उसे अंदर भेजो। थोड़ी ही देर में बुदाजा भागता हुआ जंग यी के कमरे में आया। जंग यी को देखते ही उसने कोई औपचारिकता नहीं निभाई और सीधे बोला, सर हुंदुन, हमें बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हमें आपकी मदद चाहिए। जंग यी ने कुछ कहे बिना उसकी पूरी बात सुनी। उसे हैरानी हुई कि एक अनुभवी नेता ने बिना किसी चालाकी के सीधे अपनी पूरी समस्या बता दी। वो वाकई बहुत घबराया हुआ था। जंग यी थोड़ा हैरान हुआ। किंग आर्थर ने डीमन गॉड सी से और मैंने डीमन गॉड डी से लड़ा।
ये दोनों 10 बड़े राक्षसों में तीसरे और चौथे नंबर पर थे। तो डीमन गॉड बी कितना भी ताकतवर हो, वो उनसे ज्यादा तो नहीं हो सकता। फ्रीमन्स जैसी ताकतवर ताकत, और वो भी अपने ही घर में लड़ाई, तुम्हें तो जीत जाना चाहिए था। फिर मदद क्यों मांग रहे हो? वास्तव में जांग ई अब मैकेनिकल सिविलाइजेशन से प्रभावित नहीं था। उसने सोचा कि जब डीमन गॉड्स की भी कमजोरियां निकाली जा सकती हैं, तो बाकी क्या चीज है? बुदाजा बोला, हमने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन डीमन गॉड बी की ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है, और उसके साथ एक और बहुत ताकतवर राक्षस है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। बुदजा सचमुच घबरा गया था। वो जंग ई का हाथ पकड़कर बोला, फ्रीमन्स और हुआक्सू हमेशा भाई जैसे रहे हैं। पहले जब आप मुश्किल में थे, हमने आपकी मदद की थी। अब हम संकट में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। अगर जंग यी पहले बुदजा की असलियत नहीं जानता होता तो शायद भावुक हो जाता, लेकिन एक चालाक नेता की बातों पर वो यकीन नहीं कर सकता। जंग यी ने हाथ छुड़ाया और बोला, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और भारता की 8 ट्राइब्स भी लौट चुकी हैं। उनसे मदद मांगी थी? बुदजा थोड़ा शर्मिंदा हो गया। मांगी थी, पर उनकी हालत बहुत खराब है। जंग यी मुस्कुराया। अब जबकि बाकी सबने मना कर दिया है, तो अब वही फ्रीमोन्स की आखिरी उम्मीद है। अब सौदा उसके मूड पर निर्भर करता है। उसने आकाश की ओर देखा, एक लंबी सांस ली और बोला, काश अगर वो लड़ सकते तो मैं उन्हें भेज देता, लेकिन अब मैं अकेला क्या कर लूंगा? मैं भी एक साधारण एलियन हूं। मैंने अभी लड़ाई लड़ी है, डीमन गॉड बी से कैसे लड़ पाऊंगा? बुदाजा घबरा गया। लेकिन आपकी ताकत से तो आप लोगों को बचा सकते हैं। आपको डीमन गॉड बी को हराने की जरूरत नहीं है। जांग यी ने कहा, मुझे डीमन गॉड बी की ताकत के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा पावर हर चीज पर भारी नहीं है। बुदाजा बोला, हमारे पास उसकी कुछ जानकारी है, हम आपको देंगे। जांग यी ने सिर हिलाया। क्या फायदा? मोराना भी उसे नहीं हरा पाई, फिर मैं कैसे हरा सकता हूं? बुदजा का सिर चिंता से गर्म हो गया था। उसे पता था कि मोराना ने अपनी सबसे ताकतवर चाल एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल किया, फिर भी डीमन गॉड बी पर असर नहीं पड़ा। बाकी पैंथियन के लोग तो और भी बुरी हालत में हैं। आखिरकार बुदजा ने घुटनों के बल जंग यी के सामने झुककर कहा, लॉर्ड केओस, कृपया मदद कीजिए। अगर फ्रीमन्स हार गया तो हुआक्सू भी खतरे में पड़ जाएगा। 10 डीमन गॉड्स मैकेनिकल सिविलाइजेशन की ताकत का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर हमारी फ्रंट लाइन टूट गई तो आपका देश भी मुश्किल में पड़ जाएगा। आप जो भी मांगेंगे हम पूरा करेंगे। बुदाजा वाकई एक चतुर इंसान था। वो झुकना जानता था। पहले इतना घमंडी था, अब जमीन पर गिर पड़ा। जंग यी को यह बात बहुत नहीं जमी। झुक जाने से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बुदाजा का आखिरी वाक्य थोड़ा असर कर गया। कुछ भी मांग सकता हूं, ऐसा कह रहे हो जैसे मैं मजबूरी का फायदा उठा रहा हूं, लेकिन ये तो खतरनाक काम है। बुदाजा ने देखा कि जंग यी का लहजा थोड़ा नरम हुआ है, तो और भी झुक गया। जंग यी को कोई घमंड नहीं हुआ, उल्टा वो बुदाजा से और सतर्क हो गया। नहीं, हमें पता है कि आप इसका हक रखते हैं। अब जब पैंथियन टूट चुका था, फ्रीमन्स एक दूसरे दर्जे की ताकत बन चुका था। जंग यी ने लंबी सांस ली। पुरानी दोस्ती के नाम पर मैं इस बारे में सोच सकता हूं। सोचो मत, बस जो चाहो मांगो। जंग यी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, पहले डीमन गॉड बी की जानकारी दो, वो फुटेज भी दो जहां संपर्क टूटने से पहले की लड़ाई दिख रही हो। फिर उसने बुदाजा को घूरते हुए कहा, पैंथियन के 3 मुख्य लोगों की शक्तियों की पूरी जानकारी भी चाहिए मुझे। यंग शिंगसिन की ताकत दुश्मन की रक्षा को नजरअंदाज कर सकती है और सीधे उस पर असर डालती है। डीमन बी भी एक जीवित प्राणी है, लेकिन उसका ज्यादातर शरीर मशीन में बदल चुका है, लेकिन उसका कोर अब भी ऐसी ताकतों से प्रभावित हो सकता है। इसलिए अगर हम मोराना की ताकत के साथ मिलकर काम करें, उसके शरीर को सील करें और फिर यांग शिनचिन उसकी ताकत का इस्तेमाल करें, तो क्या हम आसानी से उसे हरा नहीं सकते? कमजोर ताकतें नहीं होती, सिर्फ कमजोर एलियंस होते हैं। यहां तक कि अभी अभी इप्सिलॉन स्तर पर पहुंची यांग शिनशिन भी नहीं, बल्कि उससे पहले वाली यांग शिनशिन भी उसके नियम आधारित तीर ताकतवर जीवों के लिए जानलेवा खतरा बन सकते हैं। तो हमें पहले यह पक्का करना होगा कि मोराना अब भी जिंदा है या नहीं। यांग शिनशिन ने शांत स्वर में कहा, फ्रीमन्स की सबसे ताकतवर एलियन इतनी आसानी से मर नहीं सकती, और फिर वह बर्फ और बर्फबारी की एलियन है।
इस दौर में तो वो दुनिया की सबसे प्यारी संतान जैसी है। चर्चा के बाद जंग यी ने तुरंत निकलने का फैसला लिया। योजना बहुत सरल थी। पहले युद्ध के मैदान पर जाकर देखना कि मोराना मरी है या नहीं। अगर तीनों दिग्गज मर चुके हैं तो तुरंत लौट आना है। अगर सिर्फ मोराना मरी है तो आगे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जंग यी की जान बचाने की ताकत दुनिया में सबसे बेहतर है, लेकिन अकेले डीमन गॉड बी को मारना बहुत कठिन है और ऐसे जोखिम की जरूरत भी नहीं है। दूसरी स्थिति, अगर मोराना अब भी जीवित है और लड़ सकती है तो उसके साथ मिलकर काम किया जाएगा। यंग शिनशिन अपनी ताकत का उपयोग डीमन गॉड बी पर करेगी, जिससे उसे आसानी से हराया जा सकेगा। योजना तो बहुत अच्छी थी, लेकिन असली युद्ध भूमि पर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर भरोसा मजबूत हो तो हालात बिगड़ते ही भागने का फैसला भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। और जंग यी की जान बचाने की ताकत पर तो दुनिया को भरोसा है। जंग यी बहुत सतर्क था, फिर भी अपनी टीम के सभी लोगों को साथ ले गया। शायद कभी किसी की जरूरत पड़ जाए। वो सबसे पहले भादजा गया और गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव की मांग की। इस समय युद्ध क्षेत्र से सिग्नल गायब हुए 5 मिनट हो चुके थे। बोधाका का चेहरा हरा पड़ गया। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पहले युद्ध क्षेत्र जाओ, लौट कर आओगे तो वादा जरूर निभाएंगे। जांग यी मुस्कुराया, फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मजाक कर रहे हो क्या? अगर मैं वहां जाऊं और मोराना मर चुकी हो और लौटने पर तुम वादा ना निभाओ तो मैं शिकायत कहां करूं? बुदजिया ने दांत भींचे और कहा, ठीक है, चलो तुम्हें दिलवा देता हूं। समारान शहर के नीचे गहराई में लॉन्च बे था, लेकिन जांग यी के लिए यह कोई दिक्कत नहीं थी। जल्दी ही वे वहां पहुंच गए और गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को, जो एक गुप्त जगह पर रखा गया था, दूसरी आयाम में डाल दिया। लॉर्ड केओस, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? अब भद्रुया की आंखें चिंता और गुस्से से लाल थीं और पेशाब पीली। जंग यी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सलाह दी, अंदर की गर्मी को कम करने के लिए गुलदाउदी की चाय पीना। इतना कहकर जंग यी ने अपने सामने एक आयामी द्वार खोला और वहीं से गायब हो गया। कैरन सिटी समारन सिटी से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। उस समय की भयानक लड़ाई के कारण फ्रीमन्स के नेता इतनी दूर भाग गए थे। जांग यी के लिए यह दूरी कोई बड़ी बात नहीं थी। लगभग 5 मिनट में ही वह वहां पहुंच गया। वह युद्ध की भयंकरता को सैकड़ों मील दूर से ही महसूस कर सकता था। इस समय दोनों सेनाओं के बीच की बमबारी खत्म हो चुकी थी, सारा गोला बारूद खत्म हो चुका था। लेकिन चूंकि युद्ध खत्म नहीं हुआ था, सेना स्टैंड बाय पर थी। जांग यी को साफ दिख रहा था। आसमान में बर्फ और कोहरा इतना घना था जैसे बर्फीला बादल ऊपर तैर रहा हो। यह विशाल बर्फीले तूफान की वजह से बना था, जो आसमान पर फैला हुआ एक बेहद सुंदर दृश्य बनाता था। इप्सिलॉन स्तर के एलियनों की लड़ाई वाकई चौंकाने वाली होती है। जांग यी ने आंखें संकरी की। वह वहां से उभरती ऊर्जा को महसूस कर सकता था। जैसा उसने सोचा था, फ्रीमन्स का सबसे ताकतवर योद्धा इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। जो लोग प्रलय के बाद भी जीवित हैं और व्हाइट बिशप के स्तर तक पहुंच चुके हैं, वे हर 100 करोड़ में एक पैदा होते हैं। गजब की प्रतिभा और गजब की किस्मत वाले लोग। अगर मरना इतना आसान होता तो वो पहले ही लड़ाइयों में मर चुके होते। जांग यी ने एक आयामी द्वार खोला और उस दिशा में बढ़ चला। स्पेस आधारित एलियन होने के कारण जांग यी को खुद को छुपाने में महारत थी। जब तक वह खुद न चाहे, सामान्य लोग उसे महसूस भी नहीं कर सकते थे। जांग यी धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र के पास पहुंचा और अपने इंटेलिजेंट सिस्टम की मदद से डीमन गॉड बी को देखा। वो आसमान में था और उसके चारों ओर हजारों चाकू हवा में तैर रहे थे। कई किलोमीटर दूर से बिजली जैसी आवाजें आ रही थीं। जांग यी ने वहां देखा, उसके 2 पुराने परिचित अलेक्सी और चंद्रमा की देवी युसलबर्ग एक विशाल रोबोट के साथ आमने सामने भिड़े थे। उनकी लड़ाई बहुत ही जबरदस्त थी। सीधा मुकाबला, कुल्हाड़ी और तलवारें करग की बाहों पर गिर रही थीं। शुद्ध ताकत की टक्कर से ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ फट रहे हों। सिर्फ उस टक्कर की लहरें ही तूफान जैसी थीं। विंटर गॉडेस मोराना को जांग यी नहीं देख सका, क्योंकि जमीन पर चारों ओर भीषण बर्फीले तूफान थे। तेज हवाएं आकाश से जमीन तक बर्फीले बवंडर बनकर गिर रही थीं। हजारों मीटर ऊंचे सफेद खंभे जैसे लग रहे थे। उस तूफान में सख्त बर्फ भी थी और मोराना भी उसी में छिपी थी।
ये उसकी हमला और सुरक्षा दोनों की विधि थी। जंग यी दूर था, इसलिए अभी हमला करने की जल्दी नहीं थी। अब जब वह वहां आ ही गया था तो सोचा पहले उनका प्रदर्शन देख ले। इससे डीमन गॉड बी की ताकत और लड़ाई की शैली का अंदाजा लगाना आसान होगा। डीमन गॉड बी को जांग यी की मौजूदगी का पता नहीं चला। स्पेस से जुड़े एलियन आमतौर पर बिना आवाज और हवा हिलाए छिप सकते हैं। वह आसमान में खड़ा था, जैसे कोई संगीत निर्देशक अपने हाथ हिला रहा हो, और मोराना के बर्फीले तूफान को धीरे धीरे फाड़ रहा था। लाल रेखा छोड़ते हुए चाकू उसकी ओर उड़ रहे थे। कुछ ही पलों में वो जबरदस्त ताकत फूट पड़ी। लाल रोशनी ऐसे चमकी जैसे सूरज निकल रहा हो। जांग यी इस हमले से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर उस पर हमला होता तो वो भी खुद को बचाने के लिए खाली जगह में भाग जाता। मोराना के पास जरूर कुछ सुरक्षा होगी, लेकिन डीमन गॉड बी के पास हजारों ऐसे चाकू हैं। हर एक चाकू के पास इतनी ताकत है कि वह एक छोटे मोटे गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव जितना असर कर सके। मोराना को खुद को बचाए रखने के लिए मानसिक ऊर्जा लगातार खर्च करनी पड़ रही थी। अगर ऐसा चलता रहा तो डीमन गॉड बी को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मोराना खुद ही हार जाएगी। मोराना की ताकत वाकई काबिले तारीफ है। पैंथियन की रानी वाकई अपने नाम की हकदार है। अगर जंग यी की जगह कोई और होता तो अब तक भाग चुका होता। जंग यी ने कहा, किरान, क्या तुम मोराना से संपर्क कर सकते हो? वह उसे बचाना चाहता था और मिलकर काम करना चाहता था, लेकिन पहले बात करनी जरूरी थी। लू के रान ने कहा, यह बहुत आसान है भाई। मैंने तुम्हारे लिए एक चैनल खोल दिया है। अब तुम सामान्य रूप से बात कर सकते हो। हालांकि युद्ध के कारण सामान्य संपर्क प्रभावित था, लेकिन एक इप्सिलॉन स्तर के सुपर इंजीनियर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जांग यी ने तुरंत मोराना से संपर्क किया और सच में बात जल्दी जुड़ गई। हेलो हेलो मिस मोराना, मैं ह्वाशू कंट्री से हुंडुन बोल रहा हूं, आपकी मदद के लिए आया हूं। इस समय बर्फीले तूफान से ढकी जमीन पर मोराना का शरीर बर्फ के कवच से ढका हुआ था। उसके दाएं हाथ में एक विशाल नीला दरांती था और उसके चारों ओर बर्फीले तूफान घूम रहे थे। उसका एब्सोल्यूट जीरो जैसे ही तोड़ा गया, वह प्राटोस से लड़ाई में कमजोर पड़ गई थी, लेकिन उसके पास और भी शक्तियां थीं। फ्रीमन्स की सबसे ताकतवर होने के नाते वह हमला और रक्षा दोनों में माहिर थी। वह प्राटोस से अब तक भिड़ी हुई थी। उसे किसी मदद की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कमजोर ही दूसरों से मदद की उम्मीद रखते हैं। इतनी बुरी स्थिति के बावजूद वह हार नहीं मान रही थी। वह अब भी सोच रही थी कि हालात को कैसे बदले। उसका सबसे ताकतवर हमला एब्सोल्यूट जीरो था। पहले वह प्राटोस के मानसिक हमले की ताकत को नहीं जानती थी, लेकिन अब उसे पता था कि अगली बार वह सीधे शरीर को छूकर अपना हमला करेगी तो प्राटोस को पूरी तरह खत्म कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से प्राटोस उसे दोबारा ऐसा मौका नहीं दे रहा था। आत्मघाती चाकुओं और ऊर्जा बमों ने मोराना को परेशान कर रखा था, लेकिन वह निराश नहीं थी, न ही खुद पर शक कर रही थी। इसका क्या मतलब है? प्रलय के बाद उसने कई बार ऐसे हालात देखे थे। एक बार वह आर्कटिक समुद्र में फंस गई थी। एक और बार अपने प्रलय के शुरू में वह मैक्ककिन जेल में सैकड़ों कैदियों को नंगे हाथों मारकर जिंदा रही थी। इसलिए अभी की परिस्थिति उसके लिए सबसे खतरनाक नहीं थी, लेकिन सिरदर्द जरूर थी। तभी उसका संचार यंत्र, जो बेस से संपर्क खो चुका था, एक आवाज पकड़ने लगा। हालांकि वह आवाज सिस्टम द्वारा ट्रांसलेट की गई थी, लेकिन उसमें हल्की फुल्की मजाकिया पुरुष आवाज साफ झलक रही थी। मोराना का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और आवाज ऐसे लगी जैसे कोई ठंडी हवा चेहरे पर लगी हो। हुआशू कंट्री का केओस। सिस्टम ने तुरंत जांग यी की सारी जानकारी निकाल ली। जांग यी ने मोराना का हाथ पकड़ा, अपने पीछे एक डिमेंशनल दरवाजा खोला और फिर उसे दूसरी डिमेंशनल जगह में ले गया। प्लेटोस की नजरें अपने सामने की जगह पर टिकी थीं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डैगर्स के विस्फोट इतने जोरदार होंगे कि उसे खुद भी उनसे दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो वो आसानी से प्रभावित हो सकता है। इस बार वो पूरी तरह से मर चुका होगा, उसने ऐसा सोचा। इसीलिए वे लोग कार्बन आधारित सभ्यता से सिलिकॉन आधारित सभ्यता की ओर बढ़े। उन्नत तकनीक की मदद से शक्तिशाली हथियार बनाना आसान है। एक विशेष शक्ति वाले व्यक्ति के लिए इतनी ऊर्जा स्तर वाला हमला करना संभव नहीं है, लेकिन एक ही बार में
इतने सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डैगर्स का उपयोग करना उसे बहुत दुख दे रहा था। वो सामग्री उनकी पूरी सभ्यता की वर्षों की मेहनत थी, और अब इस समय उसे दोबारा पाना आसान नहीं है। लेकिन सभी अस्थिर कारकों को मिटाने के लिए उसने बिना पछताए ऐसा किया। मुझे याद है कि उस इंसान जंग यी के पास एक विशेष शक्ति है जो उसे अस्थायी रूप से इस जगह से गायब कर देती है। लेकिन 30 सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डैगर्स की ऊर्जा उसकी रक्षा तोड़ने के लिए काफी होनी चाहिए। प्लेटोस को पता था कि जंग यी स्पेस में भाग सकता है, लेकिन वो इस शक्ति के पीछे का सिद्धांत नहीं जानता था और उसे बस एक शक्तिशाली सुरक्षा शक्ति मानता था। इसलिए वो बहुत आत्मविश्वासी था, सोचता था कि जांग यी और मोराना या तो मारे जाएंगे या बुरी तरह घायल होंगे, क्योंकि 30 डैगर्स के विस्फोट से तो वो खुद भी चोटिल हो जाता, चाहे उसके पास कितना भी उन्नत डीमन बॉडी क्यों ना हो। लेकिन उसका ये आत्मविश्वास और ठंडा रवैया तब गायब हो गया जब जांग यी और मोराना फिर से वॉइड में प्रकट हुए। मोराना की मानसिक स्थिति इस समय थोड़ी खराब थी, क्योंकि ये उसका पहली बार ऑल्टरनेट डिमेंशन में जाना था और शरीर और आत्मा के बीच खिंचाव का एहसास इतना तीव्र था कि वो लगभग टूट ही जाती। अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत न होती तो वो सहन नहीं कर पाती। अब भी जब वो बाहर आई थी, उसे लगा जैसे महीनों से लड़ाई कर रही हो। जांग यी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। होश में आओ, हमें उस आदमी को मारने का तरीका ढूंढना है। हमारे समझौते के अनुसार तुम एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल करो। चाहे डीमन गॉड बी कितना भी ताकतवर हो, मोराना और यांग शिनशिन की शक्तियों का मेल सबसे बेहतरीन था। एब्सोल्यूट जीरो जो लगभग नियमों के स्तर पर था, और यांग शिनशिन जो खुद नियम आधारित शक्ति रखती थी, मिलकर किसी भी विरोधी को पकड़ सकती थीं जब भी वो कोई गलती करता। लेकिन मोराना ने जांग यी की ओर गहराई से देखा और कहा, यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। एब्सोल्यूट जीरो में सिर्फ मैं हमला कर सकती हूं और मार सकती हूं। जांग यी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्यों? उसे लगा मोराना अपनी शक्ति से विरोधी को रोक लेगी और फिर वो किसी और की मदद से प्लेटोस की रक्षा को तोड़कर उसे मार सकता है। मोराना ने कहा, मेरा एब्सोल्यूट जीरो किसी एक लक्ष्य को नहीं बल्कि एक पूरी जगह को प्रभावित करता है। मतलब जो भी उस क्षेत्र में आता है वो लगभग स्थिर हो जाता है। सिर्फ मैं ही हिल सकती हूं। उसने जांग यी की ओर देखा। जो भी बाहर से उस क्षेत्र में आने की कोशिश करेगा वो भी स्थिर हो जाएगा। जांग यी मुस्कुराया, लेकिन एक बात तुमने नहीं बताई। हां? जांग यी ने अपनी उंगली से इशारा किया और शांति से कहा, सोचने की शक्ति यानी टेलीपैथी इस नियम में नहीं आती। सोच की शक्ति मन से आती है और एक शक्तिशाली आत्मा वाले एलियन की इच्छा से पैदा होती है। ये इस दुनिया के समय के प्रवाह से प्रभावित नहीं होती और 3 आयामी दुनिया से ऊपर एक विशेष शक्ति होती है। जांग यी को ये अच्छे से पता था। उसकी दूसरी डायमेंशनल जगह भी इसी सिद्धांत पर काम करती थी। इसी कारण उसमें लोग शरीर और आत्मा को अलग अलग महसूस करते हैं। तुम कह रहे हो कि तुमने एक शक्तिशाली सोच शक्ति वाला व्यक्ति साथ लाया है? मोराना ने भौहें सिकोड़कर सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं अगर उसकी शक्ति डीमन गॉड बी से कम है। जांग यी ने कहा, यह टेलीपैथी नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा जटिल और अटूट शक्ति है। इतना कहते हुए जांग यी ने मोराना को लेकर प्लेटोस को उसकी शक्ति के क्षेत्र में ले आया। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, हमें कोशिश करनी होगी। ये यात्रा बेकार नहीं जानी चाहिए, जांग यी ने धीरे से कहा। हालांकि मोराना को अब भी थोड़ा शक था, लेकिन जांग यी ने उसे मौत से बचा लिया था, तो उसने फैसला किया कि उसकी बात मानेगी और एक बार कोशिश करेगी। इसलिए उसने अपने घायल शरीर को संभाला और एब्सोल्यूट जीरो का क्षेत्र फिर से खोला। 0.1 सेकंड पहले ही जांग यी उस क्षेत्र के फैलने से पहले वहां से बाहर निकल गया। अगर खुद को उस क्षेत्र में फंसा लेता तो फिर बाद में कुछ नहीं कर सकता था। यह भी इसलिए था ताकि बाद में मोराना कोई धोखा न दे सके। पूरा स्थान अचानक स्थिर हो गया, जैसे कोई तस्वीर। प्लाटोस का शरीर हिल नहीं पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इंसान उसके हमले से बच सकते हैं। अचानक जांग यी की स्पेशल शक्ति से वो फिर से फंस गया। प्लाटोस को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे पता था कि सामने वाला कोई विशेष तरीका जरूर अपनाएगा। लेकिन इस बार मोराना उसके पास नहीं आई,
बल्कि खुद को गहरे नीले बर्फ की मोटी परत में लपेट लिया। प्लेटोस जो हिल नहीं सकता था, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डैगर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही चीज वो कर सकता था, अपनी जबरदस्त सोच शक्ति यानी टेलीकिनेसिस से एक मानसिक तूफान बनाकर खुद को बचा सके। लेकिन फिर भी उसकी ये शक्ति डराने के लिए काफी थी। बिना अपनी तकनीकी हथियारों का इस्तेमाल किए भी वो अपनी टेलीकिनेसिस से मैकेनिकल सभ्यता में सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। मोराना ने ये सब करके दूर खड़े जांग यी की ओर देखा। वो बार बार एब्सोल्यूट जीरो नहीं खोल सकती थी और घायल होने के कारण यह सिर्फ एक मौका था जांग यी के लिए। अगर जांग यी असफल रहा तो वो ये बैटलफील्ड छोड़ देगी। जांग यी एब्सोल्यूट जीरो के किनारे पर खड़ा हुआ और बिना झिझक मुयान को कहकर शैडो स्पेस खोलने को कहा। एक लड़की काले युद्ध वस्त्र में और लंबे झरने जैसे बालों के साथ जांग यी के पास हवा में तैरती हुई दिखी। ये पहली बार था जब यांग शिनशिन बैटलफील्ड पर इप्सिलॉन बनने के बाद आई थी। उसकी नियम आधारित शक्ति लोगों के मन और भावनाओं को कंट्रोल करने वाली थी और वो भौतिक दुनिया की रक्षा को भी पार कर सकती थी। इसलिए एब्सोल्यूट जीरो, जो अणुओं की गति को रोकता है, उसकी शक्ति को रोक नहीं सकता था। सब कुछ पहले से तय था, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। यांग शिनशिन ने अपना दायां हाथ उठाया, उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। मेरी कठपुतली बन जा। यांग शिनशिन के शरीर से एक गहरा काला धुआं निकला और उसके बाल हवा में उड़ने लगे, जैसे कोई डरावनी लेकिन खूबसूरत जादूगरनी। काले धुएं से एक बड़ा अंधकार भरा बादल बन गया, जैसे कोई आत्माओं का समूह, और इस आत्मा जैसे धुएं में एक बड़ी पिचकाली काली पंखों वाली कठपुतली फरिश्ता निकली। उसका शरीर सिलाइयों से ढका था और वो अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कोई डोरी से बंधी हुई कठपुतली। उसके विशाल शरीर में हर जोड़ पर काले धागे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ी सफेद जोड़ी हाथ उस धुएं के बादल को कंट्रोल कर रही हो, लेकिन अंदर क्या है ये साफ नहीं था। यांग शिनशिन का दूसरा रूप एंजल ऑफ डिजायर का नाम था फॉलन पपेट। सफेद हाथों ने उस कठपुतली को चलाया और यांग शिनशिन ने उसके काले पंखों को निकालकर तीर बनाया और एक पुराने हरे रंग की धनुष पर रखकर तान दिया। उसने धनुष ताना और प्लेटोस की ओर एक झटके में तीर छोड़ दिया। प्लेटोस का ध्यान मोराना और जांग यी पर था। उसे उनकी ज्यादातर जानकारी थी, इसलिए वो ज्यादा घबराया नहीं। लेकिन यांग शिनशिन की अचानक बैटलफील्ड पर मौजूदगी ने उसे असली खतरे का एहसास कराया, क्योंकि वो अज्ञात थी और हर अज्ञात चीज सबसे डरावनी होती है, खासकर जब वो कोई होशियार और ताकतवर दुश्मन लाए। इसलिए वो काले तीर से हर हाल में बचना चाहता था। प्लेटोस पूरी तरह सतर्क हो गया, उसकी नजरें काले तीर पर टिकी थीं। जैसे ही तीर एब्सोल्यूट जीरो क्षेत्र में दाखिल हुआ, उसकी गति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन फिर भी तेज थी। मोराना ने सही कहा था, एब्सोल्यूट जीरो विचार शक्ति जैसी चीजों को ज्यादा नहीं रोक सकता। प्लेटोस की आंखें गंभीर हो गईं और उसकी आंखों में टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश तेज होता जा रहा था। उसके दिमाग से एक जबरदस्त सोच शक्ति का तूफान निकला, जिसने आसपास की रोशनी और जगह को भी टेढ़ा करना शुरू कर दिया और वो तीर की दिशा में बहने लगा। जांग यी बिना पलक झपकाए तीर को देख रहा था। सफलता या असफलता, सब कुछ यांग शिनशिन की शक्ति पर निर्भर था। ओम, जगह की रोशनी और परछाई कांपने लगी। प्लेटोस की सोच शक्ति यांग शिनशिन के तीर जैसी ही थी। उस शक्ति ने तीर की गति पर असर डाला। उसकी रफ्तार कम हुई, लेकिन वो फिर भी प्लेटोस की तरफ बढ़ता रहा। अब प्लेटोस हिल नहीं सकता था। अगर वो मोराना को मारने की कोशिश करता तो उसे काला तीर लग सकता था, और मोराना पहले से तैयार और काफी दूर थी। प्लेटोस डर गया कि जैसे ही वो हमला करेगा, तीर उसे भेद देगा। काला तीर उसकी तरफ बढ़ता गया और अब वो सिर्फ 5 मीटर दूर था। प्लेटोस के सिर के अंदर जहां उसकी ऊर्जा का स्रोत था, वहां से जबरदस्त ऊर्जा फूटने लगी। मुझे इस तीर को रोकना ही होगा। मुझे लग रहा है इसमें कोई खास नियमों की शक्ति है। अगर ये लगा तो मेरी मौत हो सकती है। प्लेटोस ने अपने खतरे की भावना के चलते अपनी सबसे जबरदस्त सोच शक्ति निकाली। काले तीर की नोक कांपने लगी और उसकी रफ्तार और कम हो गई। अब तीर धनुष से निकल चुका था और जांग यी और यांग शिनशिन कुछ नहीं कर सकते थे। बस अब इंतजार था कि तीर प्लेटोस को भेद पाएगा या नहीं। अगर सफल हुए तो सब कुछ खत्म। प्लेटोस ने तीनों इंसानों से मानव भाषा में कहा,
मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी सभ्यता बहुत ताकतवर है। अगर तुम्हें थोड़ा और समय मिल जाए तो शायद तुम हमारी तरह विकसित हो सको। लेकिन वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, इसका कोई मतलब नहीं है। वो जैसे अतीत को याद करते हुए बोला, हमारे युग की ऊंचाई पर हम आज से अनगिनत गुना ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन फिर भी हम समय की धारा में गायब हो गए। और तुम, जो हमसे भी कमजोर हो, शायद पल भर में धूल बन जाओगे। उसने यह सोचते हुए आह भरी, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि जो ताकतवर महिला एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल कर सकती थी, अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। आखिरकार ज़ांग यी के आने से पहले मोराना अकेले ही बहुत देर तक प्राटोस से लड़ती रही थी, जिससे अब वो बुरी तरह थक चुकी थी। मोराना की शक्ति के बिना ज़ांग यी और यंग शिनशिन प्राटोस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? प्राटोस का चेहरा शांत था, न खुशी थी न दुख, यहां तक कि वो एक जबरदस्त हमले से बचने पर भी खुश नहीं था, जैसे कोई उच्च सभ्यता का प्राणी निम्न सभ्यता के लोगों को उपदेश दे रहा हो। अगर कोई भावना थी तो बस तरस। वो अब सब कुछ खत्म करना चाहता था, पर उसने ये नहीं देखा कि वह मानव लड़की, जो एक सुंदर गुड़िया जैसी लगती थी और जिसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर झरने जैसे लटक रहे थे, अब अपनी मुस्कान को छुपा नहीं पा रही थी। प्राटोस ने ज़ांग यी और यंग शिनशिन की ओर अपना दायां हाथ उठाया ही था कि तभी उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी, क्रैक। उसका बायां हाथ बेकाबू हो गया और उसकी हैरान आंखों के सामने वो हाथ 180 डिग्री मुड़ गया और उसके सिर की तरफ ही वार कर दिया। प्राटोस को ऐसी स्थिति की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार उसका शरीर पूरी तरह उसके नियंत्रण से बाहर था। उसका दिमाग उसके शरीर से पूरी तरह कट चुका था और वो बस उस मुक्के को अपने सिर की ओर आते हुए देख सकता था। बूम! यंत्र सभ्यता की सबसे आधुनिक दानव मशीन में बहुत शक्तिशाली ऊर्जा कोर होता है। ऐसी मशीन बिना किसी शक्तिशाली विदेशी कोर के भी एक बिशप स्तर के एलियन जितनी ताकत रखती है। और अब वो मशीन यांग शिनशिन का खिलौना बन चुकी थी और प्राटोस पर जानलेवा हमला कर रही थी। असल कमजोरी होती है दिमाग। प्राटोस का चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन कुछ अलग भी, क्योंकि आधा हिस्सा बिखरने के कारण उसका कुछ हिस्सा दिख रहा था, जो अभी भी कार्बन आधारित जीव का हिस्सा था। अगर कोई कार्बन आधारित जीव हो तो बस उसका दिमाग खत्म करना होता है। जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट के बीच प्राटोस ने अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति से प्रतिरोध करने की कोशिश की। मोराना ने सब कुछ देखा और डरते हुए यंग शिनशिन से पूछा, तुमने ये किया कैसे? यंग शिनशिन ने हंसते हुए एक उंगली उठाई और बोली, सीक्रेट। यंग शिनशिन दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली हाई आईक्यू जीनियस और सुपर हैकर। उसकी शक्ति है हैकिंग। पाप के फरिश्ते के तीर से टकराने पर वो किसी भी पदार्थ को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन अगर कोई बस अपना हाथ काटकर इस असर से बच सकता है तो वो तीर कितने कमजोर होते। एक हैकर का सबसे शक्तिशाली हथियार होता है वायरस, एक ऐसा ट्रोजन जो किसी भी चीज में घुस सकता है और असली वायरस जितनी तेजी से फैल सकता है, चाहे वह मानव शरीर हो या कोई यांत्रिक शरीर। दुर्भाग्य से प्राटोस का शरीर था यांत्रिक, और जितनी जटिल मशीन होती है उतनी ही आसानी से वो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होती है और उतनी ही आसानी से हैक की जा सकती है। तो जब प्राटोस को तीर लगा, उसने चाहे जितनी जल्दी हाथ पैर काटे, तब तक उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। प्राटोस ने खुद के ही मुक्के को रोका। शायद उस पल उसने जाना कि वो कितना ताकतवर था, लेकिन उसका दिमाग अब उसके शरीर से पूरी तरह कट चुका था। यही शरीर को जीव में बदलने का सबसे बड़ा नुकसान था, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस मानव सभ्यता को वो निम्न समझता था, वो उसे तकनीक से नहीं, एक विशेष शक्ति से हराएंगे। प्राटोस ने खतरा महसूस किया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। मरना, ये शब्द उसके दिमाग में वर्षों से नहीं आया था, लेकिन अब वो खतरे को महसूस कर पा रहा था। क्या डर लगा? शायद नहीं, पर उसे लग रहा था कि अगर यूं ही मरा तो कुछ अधूरा रह जाएगा। शायद यही एक कार्बन आधारित जीव की आखिरी भावना थी। नहीं, उसका छोटा भाई कराग अभी भी था। अगर वो मर गया तो कराग को ये बर्बर इंसान नष्ट कर देंगे। ये सोचते ही प्राटोस का शरीर खुद ब खुद नष्ट होने लगा और उसका वही बड़ा सा मुक्का
फिर से उसके सिर पर मारने को था। प्राटोस के पास और कोई चारा नहीं था। उसे अब अपने ही शरीर से लड़ना पड़ रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, कोई रास्ता ढूंढने के लिए। लेकिन अब उसमें हार मानने जैसी भावना आने लगी थी, क्योंकि उनकी तकनीक इतनी उन्नत हो गई थी कि अब वो शरीर की शक्ति को महत्व नहीं देते थे। सिर्फ कुछ पुराने विचारों वाले लोग ही आत्मा को मजबूत करते थे। उसका शरीर उसकी आत्मा से कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए जब शरीर बेकाबू हो गया तो वो कुछ नहीं कर सका। प्राटोस ने दूर देखा। कई किलोमीटर दूर उसका भाई कारक थोर और मून गॉडेस से लड़ रहा था। कारक तो जैसे खेल समझ रहा था ये लड़ाई, वरना अगर वो सच में मारना चाहता तो थोर और मून गॉडेस का क्या होता कोई नहीं कह सकता। कारक के पास भी टॉप लेवल डीमन गॉड मशीन थी, शायद प्राटोस से भी बेहतर, क्योंकि उसने अपने भाई को दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें दी थीं। प्राटोस ने सोचा और कराग को मानसिक संदेश भेजा। कराग अभी थोर और मून गॉडेस से खेलते हुए बहुत खुश था। वो उन्हें इंसानी बोरिंग खिलौनों से ज्यादा समझ रहा था। लेकिन तभी प्राटोस की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, कराग भाग जा, ब्लू स्काई लौट जा और कभी वापस मत आना। भाई की आवाज कड़ी थी, लेकिन हमेशा की तरह प्यार से भरी। ये सुनते ही कराग ने हमला रोक दिया। अलेक्सी अपने दोनों हाथों में बैटल एक्स पकड़े हुए चिल्लाया। उसका शरीर जख्मी था, खून बह रहा था, लेकिन वह बिजली से घिरा हुआ फिर से हमला करने कूद पड़ा। कराग ने हमला नहीं रोका, बस खड़ा रहा और सोचता रहा कि भाई ने ऐसा क्यों कहा। बैटल एक्स उसके सिर पर लगा और उसकी भारी कवच पर एक दरार आई, लेकिन जैसे एक पुराने पेड़ पर चाकू चलाना। कराग की बॉडी सबसे मजबूत थी। प्राटोस ने उसे सब कुछ दिया था। पेरेन और जुसेलबर्ग ने उसकी ताकत देखकर हार मानने जैसा महसूस किया। इसे शायद सिर्फ लव का डेथ गॉड ही हरा सकता है, जुसेलबर्ग ने कहा। कराग ने अलेक्सेई की ओर देखा, जो अब भी डट कर लड़ रहा था। कराग अब समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत है। वो गुस्से में आ गया। उसने अपना भारी हाथ उठाया और अलेक्सेई को जोर से मारा। बूम! अलेक्सी मिसाइल जैसी स्पीड से उड़ गया और हजारों मीटर दूर जाकर गिरा। कराग अब प्राटोस के पास की लड़ाई की ओर तेजी से भागा। जुसेलबर्ग वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि खुश हो या दुखी। दूसरे मैदान में प्राटोस अब अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण खो चुका था। उसकी हार तय थी। चंग युग का साल 1942 था। एके लोगों की सभ्यता आखिरकार खत्म हो गई। उन्होंने कई सालों में खोई हुई सभ्यताओं का ज्ञान जोड़ा और एक अलग रास्ता चुना, लेकिन कार्बन पर आधारित सभ्यता से सिलिकॉन पर आधारित सभ्यता में बदलने का प्रयास असफल रहा। ब्लू एम्पायर में लोग अमरता पाने के लिए अपने शरीरों को मशीनों में बदल रहे थे, सिर्फ उनका दिमाग बचा रहता था। एम्पायर के 4 बड़े मार्शलों में से एक प्राटोस ने अपना पूरा शरीर बदलने से मना कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि क्यांग युग ऐसे खत्म नहीं होगा और शरीर को पूरी तरह मशीन में बदलना इंसानियत को खत्म कर देगा, जिससे वो बस एक रोबोट बन जाएगा। फिर आया जजमेंट डे। पुरानी कहानियों के अनुसार वो विनाश नहीं हुआ जो पूरी सभ्यता को मिटा सकता था। क्यांग युग के लोग खुश हुए। उन्हें लगा उन्होंने सही रास्ता चुन लिया और कयामत से बच गए। पर समय बीता और धीरे धीरे आर्क लोग जमीन से गायब होने लगे। असल में दुनिया के अंत से बचने के लिए ज्यादातर आर्क लोग मशीन बन गए थे, लेकिन वे धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोने लगे। उनके मशीन शरीर मर नहीं सकते थे, जिससे उनकी जिंदगी बहुत लंबी हो गई। मशीन शरीर न खाना महसूस कर सकते हैं, न सेक्स का आनंद और न ही बच्चे पैदा करने की इच्छा। वे बहुत मजबूत हो गए और लगभग हमेशा जी सकते थे। योजना ये थी कि वे बच जाएंगे और फिर अंतरिक्ष या समुद्र में एक नई सभ्यता शुरू करेंगे। लेकिन वे अपनी जिंदगी का मतलब भूलने लगे। न बातचीत, न कोई काम, समय रुक गया था। उनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं बचा था। न बच्चे, न संघर्ष, न बात करने की चाह। मशीनों को सर्दी गर्मी का डर नहीं होता और उनके पास बहुत ताकतवर कंप्यूटर होते हैं। जब कोई जीव अपनी जिंदगी का मतलब सोचने लगे तो विनाश शुरू हो जाता है, क्योंकि असल में किसी भी जीव का होना खुद में कोई मतलब नहीं रखता। हर चीज समय के साथ खत्म हो जाती है। प्यारे लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं और जब जरूरतें नहीं होती तो जिंदगी बोरिंग बन जाती है। वे खुद को अमृता के पिंजरे में बंद कर चुके थे। क्यांग युग की सभ्यता ने खुद को ही खत्म करना शुरू कर दिया।
कुछ इंसान जिन्होंने खुद को पूरी तरह मशीन में नहीं बदला था वे बच गए, बाकी सब मशीन बनकर मिट गए। बहुत सालों तक प्राटोस अकेला रहा, अपने साथियों को मरते देखा। उसे अकेलापन महसूस होने लगा। जब उसका छोटा भाई कारागर मरा तो वह टूट गया। कारागर की मौत बहुत शांतिपूर्ण थी। उसका लगभग पूरा शरीर मशीन बन गया था, सिर्फ दिमाग बचा था। उसने खुद ये सिग्नल दिया कि वो और जीना नहीं चाहता। तकनीक ने उसे बिना दर्द के सुला दिया। प्राटोस जानता था कि जब शरीर मरता है तो असली जीव की पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। शायद यही कारण था कि उनकी सभ्यता खत्म हो रही थी। प्राटोस ने कारागर की यादें कॉपी की और उसे कारागर की पसंदीदा मशीन साथी के अंदर डाल दिया। इस तरह कारागर फिर से उसके साथ जिंदा हो गया। भाई, तुम्हें खुश रहना है। कारागर की आखिरी आवाज हवा में गुम हो गई। प्राटोस ने मौत से हार नहीं मानी, लेकिन मरते समय उसने सोचा, सब खत्म हो गया है। करागे, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं। मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया है। जांग यी ने उनकी लाशों की जांच की। कारागर के सिर में न कोई आत्मा थी, न ही कार्बन शरीर का कोई संकेत। बस एक कंप्यूटर जैसा मशीन केंद्र था। जांग यी ने शांत भाव से कहा, क्या वो बस एक मशीन था जो डीमन गॉड बी की रक्षा करता था? लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि कारागर और प्राटोस के बीच का रिश्ता सिर्फ मालिक और मशीन का नहीं लग रहा था। वे तो जैसे रिश्तेदार थे। रिश्तेदार? जांग यी हैरान हुआ। मशीन और इंसान रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो जानता था कि अगर ये युद्ध नहीं होता तो बहुत लोग मरते नहीं। जांग यी ने दोनों शवों को अपनी खास जगह में रख लिया और अलेक्सी को देखने गया। अलेक्सी और यूसलबर्ग गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन कारागर ने जान से मारने का इरादा नहीं रखा था। आज के समय में शारीरिक घावों को ठीक करना आसान होता है। अलेक्सी ने जांग यी से कहा, मुझे फिर से आपकी मदद मिली केओस, धन्यवाद। जांग यी मुस्कुराया, हम दोस्त हैं ना? तुम्हें मुश्किल में सुनकर मैं आ गया। अच्छा हुआ तुम बच गए। जांग यी ने युद्ध का मैदान साफ किया और सबको वहां से ले गया। प्राटोस की मौत के बाद जांग यी को अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसे लगता था कि मशीन सभ्यता के पीछे कोई साजिश है। आसमान में बड़े द्वार खुलने लगे और सारे टूटे हुए मशीन शरीर उसमें समा गए। जांग यी के पास अब लगभग 1 लाख मशीनें थीं। लू केयन ने इनका निर्माण तरीका अच्छे से समझ लिया था। जांग यी ने तय किया कि वह इन्हें मरम्मत कर तियानहाई सिटी ले जाकर अपनी मशीन आर्मी बनाएगा। हालांकि इतनी मशीनों को चलाना बहुत खर्चीला है, पर कुछ हजार मशीनें चलाना मुमकिन है। बाकी टूटे हिस्सों को वह तियानहाई फोर्ट्रेस बनाने में इस्तेमाल करेगा। जांग यी समझदार था, वह चीजें बर्बाद नहीं करता था। चेर्नोबिल जब प्राटोस की मौत हुई तब 6 विंग्ड किंग और लॉरिडेक वहां पहुंचे। कई सालों बाद कोई फिर से इस जगह आया। आसमान काला और ग्रे था, चारों तरफ डरावनी खामोशी थी। हवा में ऐसा रेडिएशन था जो जीवों के डीएनए को भी बदल सकता था। लॉरिडेक ने अपनी काली तलवार को वापस म्यान में डाला। उसके पीछे कई बड़े बड़े चूहों की लाशें थीं। यहां की जानवर तबाही के बाद और खतरनाक हो गई थीं, लेकिन लॉरिडेक के लिए वे बस परेशान करने वाले चूहे थे। प्लाटस मर गया, 6 विंग्ड किंग ने कहा। चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। क्या वो दुखी था? शायद नहीं। वे बहुत सालों से जी रहे थे और जिंदगी से थक चुके थे। अगर उनका मकसद पूरा न होता तो शायद वो पहले ही मर गए होते। चलो, अब उनकी उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोनों चेर्नोबिल में घुस गए। इंजीनियरिंग टीम कुछ खोज रही थी। मशीनों से बीप बीप की आवाज आ रही थी, मतलब वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। 10 बड़ी बड़ी मशीनें गहरी खुदाई कर रही थीं, और अब शर्मन्स की छुपाई हुई चीजें फिर सामने आने लगीं। 6 विंग्ड किंग और लॉरिडेक को प्राटोस को याद करने का वक्त नहीं था। वे एक गहरी गुफा में कूदे और जैसे जैसे नीचे गए अजीब ऊर्जा महसूस होने लगी। फिर 6 विंग्ड किंग ने अपनी काली पंख फैलाए और एक अजीब तलवार निकाली। चेर्नोबिल के नीचे से एक काली रोशनी ऊपर आकाश की तरफ गई। तूफान पूरी धरती पर फैल गया। काली रोशनी आकाश को चीरती हुई ऊपर तक गई, यहां तक कि ब्रह्मांड से देखने पर धरती की हवा में एक छेद दिखने लगा। आसमान में घूमते हुए अजीब आकृतियां, पॉलीहीड्रॉन्स, जो कई हफ्तों से थीं, अब हरकत में आने लगी।
वे चमकने लगीं और धीरे धीरे चेरनोबिल की तरफ बढ़ने लगीं। धरती कांप उठी, पर्वत गिरने लगे, बर्फ उड़ गई और वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। फ्रीमन्स का आसमान अंधेरा था। सिर्फ वही नहीं, यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में और ह्वाक्सू किंगडम के उत्तर में भी अंधेरा छा गया। डेंग शेंटोंग ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा था और थोड़ी दूरी पर फैटी जू और बाकी लोग बैठे थे। जासूस लिंग हमेशा की तरह आलसी थी। उसने अपने जूते उतार दिए थे और सफेद कॉटन के मोजे पहने अपने पैर सोफे के कोने पर रख दिए थे। वो अपने हाथ में लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ खेल रही थी। अगर झांग यी ने पहले उस डिवाइस का जादू खुद नहीं देखा होता तो वो यही सोचता कि लिंग फैटी जू के साथ गेम खेल रही है। डेंग शेंटोंग जिस होम टाउन की बात कर रहा था वो जाहिर है कि जियांगनान इलाके में स्थित डेंग परिवार का घर है। ह्वाक्सू देश का ये डेंग परिवार एक पहला दर्जा वाला परिवार है जिनके पास बहुत ताकतवर तकनीकी ताकत और इंटेलिजेंस नेटवर्क है। अगर ऐसा नहीं होता तो झांग यी उन्हें अपने साथी के तौर पर नहीं चुनता। क्या कह रहे हो? झांग यी ने खिड़की के बाहर देखा। आसमान अब भी अंधेरा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दिन की रोशनी नहीं थी। सब कुछ रात जैसा लग रहा था। डेंग शेंटोंग ने कहा, वापसी के रास्ते में मैंने अपने अंकल से बात की और उनसे कहा कि यहां की स्थिति की जांच करें। आखिर फ्रेमोन्स जैसी संस्था हमें पहली बार में जानकारी नहीं देगी, ये हम जानते हैं। इस समय ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें बस इतना पता चला है कि वो खास ऊर्जा कहां दिखी और वो जगह बहुत मशहूर है। डेंग शेंटोंग सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखें तेज हो गईं। चेरनोबिल, ये सुनते ही कमरे में सबका चेहरा बदल गया। चेरनोबिल, ये जगह बहुत ही ज्यादा मशहूर है। पिछली सदी में वहां जो न्यूक्लियर लीक हुआ था वो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी तबाही में से एक है। झांग यी को उस जगह के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसने न्यूज या छोटे वीडियो में देखा है। इतना बड़ा इत्तेफाका। झांग यी ने होठों को मोड़ा और फिर हंसते हुए बोला, मुझे तो यकीन नहीं होता। लिंग ने याद दिलाया, वो मशीन जिसे तुमने ए नाम दिया था वो भी पास में ही है। फैटी जू ने जोर से हाथ मारे। बिल्कुल, ये जरूर मशीनों की कोई चाल है। झांग यी ने कहा, शुक्रिया, कॉमरेड जू चुनलेई। अगर तुम न बताते तो हम अंधेरे में ही रहते। फैटी जू ने सिर खुजाया और हंसते हुए कहा, यह तो छोटी बात है, मेरा फर्ज है। सबने आंखें घुमा दी, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। इस समय यांग शिनशिन और लुकेरन शैडो स्पेस में थे और उन्होंने प्रेटोस और कार्राघेर की नई बॉडीज का अध्ययन शुरू किया था। साफ था कि उनके पास जो तकनीक थी वो बहुत उन्नत थी। साथ ही लुकेरन उस काले कमरे का भी अध्ययन करना चाहता था जो जमीन के नीचे मिला था। कुल मिलाकर जब से मशीनों की सभ्यता से उनका सामना हुआ, उन्होंने महसूस किया कि वो एक बहुत बड़ी खजाना जैसी चीज है। बहुत सी नई तकनीकें सीखने को हैं और अनजानी जानकारी को समझने का मौका है। लुकेरन और यांग शिनशिन, जो दोनों ही होशियार छात्र थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वो हर रोज उसमें डूबे रहते, यहां तक कि खाना पीना भी भूल जाते। झांग यी को ये सब समझ आता था। जब वो गोदाम का मैनेजर था, तब एक बार उसे इन्वेंट्री के दौरान कुछ महंगी विदेशी शराब के डिब्बे एक्स्ट्रा मिल गए थे। उसने वो खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ बांटी थी। उस वक्त उसे भी यही मजा आया था। मतलब, झांग यी बीच वाले सोफे पर बैठा और आर्म रेस्ट पर अपनी उंगलियां बजाते हुए बोला, चेरनोबिल एक बहुत खास जगह है और इससे लगता है कि जो धमाका पूरी दुनिया को हिला गया था वो बस न्यूक्लियर लीक नहीं था, कुछ और भी था। डेंग शेंटोंग ने अपने हाथ फैलाए और कहा, इस इलाके में बहुत रहस्यमय घटनाएं हुई हैं। 1 सदी पहले जो तुंगुस का विस्फोट हुआ था वो भी अब तक एक रहस्य है। 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसी तबाही मचाने वाले हथियार नहीं थे, लेकिन अगर हम मानें कि कोई जमीन के नीचे की ताकत इसे चला रही थी तो बात कुछ समझ में आती है। झांग यी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। हालात साफ नहीं थे, जानकारी कम थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलीं और पास बैठी लिंग की तरफ देखा। उसने पूछा, मिस लिंग, क्या आपके पास इस बारे में कोई राय है? मेरा मतलब है, क्या आपके पास कोई जानकारी है? लिंग ने उस डिवाइस से अपनी नजर हटाकर झांग यी की तरफ देखा और शांति से कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि वहां क्या है तो खुद जाकर देखो। अब जब हम यहां तक आ गए हैं तो बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर झांग यी हंस पड़ा। हाँ,
सही बात है। अब मशीनों की सभ्यता और उनके बीच की लड़ाई शांति से खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सी डेमन मशीनें नष्ट कर दी थीं। अगर उन्होंने मशीनों को नष्ट नहीं किया, तब भी मशीनें खुद बदला लेने आएंगी। झांग यी को थोड़ा बेचैनी महसूस हुई। काफी सोचने के बाद वो अचानक खड़ा हो गया। थोड़ी देर यहीं रुको, मैं बाहर जा रहा हूं। इतना कहकर उसने एक डायमेंशनल डोर खोला और सबके सामने गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि झांग यी कहां गया। करीब 20 मिनट बाद वो वापस आया, फिर से सोफे पर बैठा और कॉफी उठाई। अब हमें फ्रेमोन्स की जानकारी का इंतजार करना होगा। यांगसिया मुस्कुराते हुए आई, झांग यी के हाथ से कॉफी का प्याला लिया और एक गर्म कप पकड़ा दिया। शुक्रिया। झांग यी ने उसे हल्की मुस्कान दी। कुछ देर बाद झांग यी को कई जगहों से मैसेज और वीडियो कॉल्स आने लगे। वो सब हुआक्सू देश के अलग अलग हिस्सों से थे। वो जानना चाहते थे कि फ्रेमोन्स में क्या हुआ है, लेकिन झांग यी ने साफ साफ कह दिया कि उसे भी कुछ नहीं पता। अब फ्रेमोन्स पर पूरी दुनिया की नजर थी और ये अचानक हुआ बदलाव सबका ध्यान खींच रहा था। झांग यी ने कोई बयान नहीं दिया। वो बस चुपचाप बैठा और दूसरे समूहों की प्रतिक्रिया का इंतजार करता रहा, खासकर फ्रेमोन्स, जिन्हें सबसे पहले कोई हल निकालना चाहिए था। बाकी एक्सपीडिशन टीमें भी धीरे धीरे लौट आईं। हालांकि नुकसान हुआ था, लेकिन ज्यादातर टीमें अपना मिशन पूरा कर चुकी थीं। इस बार दुनिया भर के लगभग सभी टॉप एलियन लोग एकत्र हुए थे। कुछ देशों की टीमें पूरी तरह से नष्ट हो गईं, लेकिन बाकी बड़े संगठनों ने अपने लक्ष्यों को हासिल किया। ये सभी जानकारी उनके चैट ग्रुप में तुरंत साझा की जाती थी। एसगार्ड यूरोपा अलायंस से, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल ब्रिटानिया से, नाइट्स टेम्पलर चर्च से, डेमी गॉड्स एंड सेमी डेविल्स भारत से और शैडो लीजन सुल्तान सलादीन के कुटुन साम्राज्य से सबने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन इन सब में सबसे चमकदार नाम था हुआक्सू देश की एलियन आर्मी, जिसकी अगुवाई झांग यी कर रहा था। झांग यी ने पहले अकेले डेमन सी को हराया, फिर बिना आराम किए हजारों मील दूर जाकर फ्रेमोन्स के टेम्पल ऑफ द गॉड्स के लोगों को बचाया और डेमन प्रेटोस और एक अनजान ऊंचे स्तर के डेमन को मार दिया। इस शानदार प्रदर्शन ने दूसरे देशों की घमंडी टीमों को चौंका दिया। ब्रिटानिया के नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की तरफ से किंग आर्थर ने जब यह खबर सुनी तो वो चुपचाप बैठा सोचने लगा। केओस, उसकी ताकत मेरी सोच से भी ज्यादा है। पास ही बैठे लंबे चांदी जैसे बालों वाले मर्लिन ने कहा, राजा, वो आपसे अलग है। आपने एक हाई लेवल डेमन को अकेले मारा था, लेकिन उसने अपनी टीम की मदद से ये सब किया, और टेम्पल ऑफ द गॉड्स ने भी डेमन बी को हराने में साथ दिया। इसलिए ये सब सिर्फ उसी की जीत नहीं है। किंग आर्थर की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने धीरे से कहा, मुझे मानना पड़ेगा कि वो बहुत ताकतवर है। चाहे जो तरीका हो, उसने ये कर दिखाया। इसका मतलब वो मेरा सच्चा विरोधी बन सकता है। फिर वो मुस्कुराया। शायद आने वाले समय में वो मेरे साथ खड़ा होकर लड़े। उसकी ताकत हमारे लिए बहुत काम की होगी। मर्लिन भी हल्का मुस्कुराया। सही कहा, एक टॉप स्पेस यूजर कई जगह हमारे लिए फायदेमंद होगा। किंग आर्थर ने पूछा, चेरनोबिल की जांच का क्या हाल है? मर्लिन ने सिर हिलाया। कोई जानकारी नहीं। अब हमें सिर्फ फ्रेमोन्स की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। हर कोई फ्रेमोन्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। एक बड़ी जंग खत्म हो चुकी थी और सभी टीमें आराम कर रही थीं, लेकिन फ्रेमोन्स के लोग घबराए हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चेरनोबिल में क्या हुआ। पैंथियन के तीनों बड़े नेता भी आराम कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना पता था कि चेरनोबिल के पास बड़ी संख्या में मशीनें जमा थीं। उनकी जांच टीम वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। आखिर उस जगह में है क्या? फ्रेमोन्स के तीनों बड़े अधिकारी बैठे थे और सबके चेहरे पर चिंता थी। जब उन्होंने देखा कि मशीनों की सभी फौजें नष्ट हो गई हैं, तो भी चेरनोबिल की स्थिति ने उन्हें डरा रखा था। अलियेव ने पाइप से धुआं उड़ाया और बोला, किसी को नहीं पता कि वहां क्या हुआ। सिर्फ एक पल में पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हो गया। कोई भी उपयोगी जानकारी नहीं मिली। व्लादिमीर ने कहा, लेकिन हम बस इंतजार नहीं कर सकते। कुछ करना ही होगा। मुझे अंदर से डर लग रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि हमने जीत ली है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हाँ, वो इसलिए डरे हुए थे क्योंकि ये सब इतना आसानी से खत्म हो गया था। हालांकि इस जंग में दुनिया की सभी टॉप ताकतें शामिल थीं।
लेकिन पहले जो लड़ाइयां हुई थीं वो और भी भयानक थीं, खासकर ह्वाक्सू और वुलवान की लड़ाई। जब पुराने जमाने के सबसे ताकतवर लोग सामने आए तो पूरी दुनिया डर से थम गई थी, लेकिन इस बार मशीनों की सभ्यता और भी बड़ा खतरा बनकर सामने आई थी। बोधाका चिंतित था। उसने दिन भर कई आदेश दिए, लेकिन फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। उसने धीरे से कहा, अभी तक चेरनोबिल के पास 1 लाख से ज्यादा मशीनें दिख चुकी हैं और 10 डेमनों में से सबसे ताकतवर डेमन आर्मर भी वहीं है। हमें यह तक नहीं पता कि उनके पास और कितने ऊंचे स्तर की मशीनें हैं। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। फिर अचानक अलियेव ने जोर से मेज पर मुक्का मारा। अब जब बात यहां तक आ गई है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सभी एलियन फोर्सेस को इकट्ठा करो और हमला करो। अब इसका अंत होना चाहिए। बोधाका ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम बिना किसी जानकारी के सब कुछ दांव पर लगाना चाहते हो? इस तरह की मीटिंग पहली बार नहीं हो रही थी और ज्यादातर लोग जो वहां मौजूद थे वे पुराने जान पहचान वाले थे। जंग यी ने एक खाली कुर्सी देखी और बिना सोचे समझे बैठ गया, लेकिन इस बार सबकी निगाहें उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान से थीं। ये नजरें जांचने वाली, डराने वाली और सबसे ज्यादा आदर से भरी थीं। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ह्वाक्सू किंगडम का केओस, जो हमेशा अपनी मजबूत सुरक्षा के लिए जाना जाता है, फ्रीमन्स के युद्ध में सबसे जबरदस्त प्रदर्शन करेगा। हर टीम ने ऊंचे स्तर के राक्षसों से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन मोराना यूरोप में बहुत मशहूर थी और फ्रीमॉन्स का पड़ोसी देशों से बहुत विवाद होता रहा था। फिर भी मोराना कभी नहीं हारी और न ही उसने किसी को जिंदा छोड़ा। अब वही दुश्मन जिसे मोराना भी नहीं हरा पाई, जंग यी ने खत्म कर दिया। चाहे वो अकेले हो या टीम के साथ, यह साबित करता है कि जंग यी कितना खतरनाक है। जैसे ही जंग यी बैठा, ब्रायन नाम का कुत्ता जो पास की कुर्सी पर बैठा था उछलकर 2 पैरों पर चलकर उसके पास आ गया और उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। हाय ब्रो, मैंने तेरे बारे में सुना है। हाँ, जबरदस्त काम किया। उसने अपनी कुहनी से जंग यी को हल्के से मारा। जंग यी को इस खुली मिजाज वाले कुत्ते पर थोड़ा हंसी आ गई। माहौल बहुत गंभीर था, लेकिन इसका अंदाज सबको हंसाने जैसा था। आखिर इंसानों के लिए ब्रो कहलाना एक कुत्ते से थोड़ा अजीब ही लगता है। हेलो ब्रायन, मैंने सुना तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, जंग यी ने शालीनता से जवाब दिया। ब्रायन ने हाथ पीछे रखे और मुस्कुराते हुए बोला, यह कोई मुश्किल काम नहीं था। थोड़ी मेहनत से उन लोगों को हरा दिया। तुम जानते हो, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर कुत्ता हूं, एक शुद्ध नस्ल का नाजुक लैब्राडोर। मैंने तो कोलंबियन अफसरों को कहा कि मेरी नस्ल के नाम पर एक नया कुत्ता घोषित करो, ब्रायन डॉग। कैसा रहेगा? बढ़िया है ना? जंग यी वो बस चुप रह गया, क्योंकि बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। ब्रायन ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे पुराना दोस्त हो, और बाकियों की अजीब निगाहों की उसे कोई परवाह नहीं थी। न्यूटन भी, जिसने उसे हाल ही में एक राक्षसी मशीन के हमले से बचने के लिए ढाल बनाया था, अब कुछ नहीं कह रहा था। तो तुम क्या चाहते हो? जांग यी को उस कुत्ते से गुस्सा नहीं आ रहा था जो इतनी प्यारी तरह से पूंछ हिला रहा था। ब्रायन ने आंख मारी और कान के पास आकर धीरे से बोला, मुझे लगता है कि हमारी ताकत सबसे अच्छी मेल खाती है, तो अगली बार कोई मिशन हो तो साथ चलें। क्या ख्याल है? जांग यी ने उसे साइड से देखा। क्या चालाक कुत्ता है। जांग यी से दोस्ती करना चाहता है ताकि अगली बार उसके साथ मिशन में जा सके। जांग यी को ब्रायन के बारे में कुछ नहीं पता था, उसकी शक्तियों का भी कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अगर वो अकेले एक मशीनों की फौज को खत्म कर सकता है तो जरूर उसमें बहुत ताकत होगी। मैं तुम्हारे सुझाव के बारे में जरूर सोचूंगा, जांग यी ने मुस्कुराकर कहा। ब्रायन की आंखें चमक उठी। तो पक्का हुआ? फिर वो एक कुर्सी खींचकर जांग यी के पास बैठ गया और नकली हंसी के साथ मुस्कुराया। जांग यी। कुछ समय बाद अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भी मीटिंग रूम में पहुंचने लगे। जांग यी ने सभी चेहरों को ध्यान से देखा। कुछ लोग जो पिछली मीटिंग में थे अब नहीं थे। जो बचे थे वो सभी बहुत ताकतवर थे। 3 बड़े नेता, बुदाजा और टेम्पल ऑफ द गॉड्स की तरफ से मोराना और कुछ और लोग भी वहां आए। मीटिंग रूम के बीच में चेरनोबिल की एक 3D तस्वीर प्रोजेक्ट हुई। इस बार बोधागा नहीं बल्कि अलियेव बोल रहा था, जिसके बाल पीछे की ओर चिपके हुए थे। सभी ध्यान दें, अभी की स्थिति बिल्कुल साफ है। मशीन सभ्यता की आखिरी ताकत अब चेरनोबिल में है
हमने बहुत लंबा युद्ध लड़ा है और अब हम जीत के बहुत पास हैं। तो मैं ये सुझाव देता हूं कि हम सब अपनी ताकत इकट्ठा करें और एक आखिरी हमला करें। प्रोजेक्शन में फ्रीमन्स की जासूस टीम द्वारा लाई गई जानकारी दिखाई गई। न्यूटन ने पूछा, बस इतनी ही जानकारी है? उसने अलियव की तरफ घूर कर देखा। सिर्फ मशीनों के बारे में? असल खतरा मशीनों से ज्यादा था। डर इस बात का था कि कहीं उनके पास कोई और छुपी हुई घातक योजना न हो, जैसे कि बहुत ही खतरनाक डीमन मशीन या कोई विनाशकारी हथियार। अलियव ने गंभीरता से कहा, माफ कीजिए, हमारे पास सिर्फ यही जानकारी है। हम बहुत समय से मशीनों से लड़ रहे हैं, उनकी ताकत सामने आ चुकी है। अब उनके पास छुपाने को कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ है भी तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। पर अब हम बस एक कदम दूर हैं जीत से। हमें फौरन हमला करना चाहिए और उन्हें सांस लेने का मौका नहीं देना चाहिए। पोडाजा ने कहा, चेर्नोबिल में जो बदलाव हो रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। हम नहीं जानते कि उनका मकसद क्या है, लेकिन अगर वो कामयाब हो गए तो हमारे लिए विनाश तय है। कुछ देर चुप्पी रही, फिर एक ऊंची आवाज आई, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। हम युद्ध में जीत रहे हैं, अब बस आखिरी कदम लेना है। जांग यी ने उस आदमी को देखा, गोरा, दुबला, छोटी मूंछों वाला और बेहद आत्मविश्वासी। वो यूरोपा अलायंस के इनह्यूमन्स का लीडर था और एसगार्ड का गॉड किंग ओडिन। एडोल्फ मुलर, जिसे कोड नेम ओडिन कहा जाता है, खड़ा हुआ, अपने कपड़ों को ठीक किया और बोला, इतिहास का रास्ता नहीं बदला जा सकता। दुनिया में बहुत बदलाव आ चुका है। हमें आगे बढ़ते रहना है और हर खतरे को मिटाना है। क्या आप सोचते हैं कि मशीनों को छोड़ देने से वो हमें धन्यवाद देंगे? नहीं। अगर उन्हें मौका मिला तो वो इंसानों से जबरदस्त बदला लेंगे। तो हमें बिना देर किए इस युद्ध का अंत करना होगा। बहुत से लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। किंग आर्थर ने शांत स्वर में कहा, मैं भी आम हमले के पक्ष में हूं। बाकी प्रतिनिधियों ने भी यही राय दी। जंगी चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा, फिर हल्का सिर हिलाया। वो जानता था कि अगर कोई बहुत बड़ा खतरा न आया तो वो जरूर जिंदा बचेगा। मीटिंग बिना किसी विरोध के जल्दी खत्म हो गई। शायद सब लोग मशीनों की आखिरी ताकत को खत्म करना चाहते थे, या शायद डर था कि देर करने पर कुछ भयंकर हो सकता है। अलियव ने मेज पर हाथ मारा और बोला, तो तय रहा, कल सुबह 10 बजे सभी सेनाएं चेर्नोबिल की तरफ रवाना होंगी। अब इस युद्ध को खत्म करने का समय है। जांग यी शांत बैठा देखता रहा, जबकि बुधाका और बाकियों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अगर जरूरत पड़ी तो जांग यी की स्पेस ताकत से सभी को वहां से निकाला जाएगा, और फिर हर देश एक साथ गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव नाम के शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करेगा, जिससे पूरा चेर्नोबिल तबाह कर दिया जाएगा। मीटिंग के बाद सब लोग तैयारी में लग गए। जांग यी को ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं थी, वो हमेशा तैयार रहता था। पूरी रात समारान सिटी में युद्ध की आवाज गूंजती रही। सेनाएं हरकत में थीं, गुप्त हथियार बाहर निकाले जा रहे थे। जांग यी को नींद नहीं आ रही थी तो वो बिस्तर से उठा। उसके काले युद्ध सूट ने उसे बाघ जैसी ताकत और बंदर जैसी फुर्ती दे दी। उसने चैनलोंग आर्मर निकाली और ध्यान से पहनी, जैसे वो हजारों बार कर चुका हो। उसने सुनिश्चित किया कि सभी हथियार, परमाणु बम, शील्ड तोड़ने वाले भाले और बाकी चीजें एकदम तैयार हैं। फिर वो गायब हो गया। डिमेंशनल गेट खुला और जांग यी समारान शहर के ऊपर आ गया। नीचे का शहर रोशनी से भरा हुआ था। हर तरफ हथियारबंद सैनिक थे। चौड़ी सड़कों पर मिसाइल गाड़ियों की लंबी कतारें थीं। फ्रीमन्स ने इस युद्ध के लिए बहुत पैसा लगाया था, लेकिन अगर जीत मिले तो सब कुछ सही साबित होगा। अब तक इस युद्ध में जांग यी और फ्रीमन्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। मशीनों की ये विशाल फौज फ्रीमोन्स को भविष्य में बहुत ताकतवर बना सकती है। शायद वो अगली मशीन सभ्यता बन जाए। हम सबको शुभकामनाएं, जांग यी ने कहा और चेर्नोबिल की ओर उड़ चला। ठंडी रात में एक लंबी बालों वाली लड़की खिड़की के पास बैठी थी। उसकी सफेद जुराबों वाली टांगें टेबल पर थीं। वो बाहर देख रही थी और उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान थी। जांग यी ने चेर्नोबिल की दिशा पकड़ी और अपनी स्पेस ताकत से वहां चला गया। युद्ध से पहले उसे खुद अपनी आंखों से मैदान देखना था, ताकि मन को शांति मिले। कुछ मिनट बाद वो उत्तर के फेडरल इलाके में पहुंचा और वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। जमीन पर हर तरफ मशीनों की विशाल फौज खड़ी थी, तैयार स्थिति में।
उनके सफेद कवच रात में ठंडी रोशनी फैला रहे थे, जैसे मशीनों की अंतहीन कब्र हो। हर दिशा में यही नजारा था। सोचना भी मुश्किल था कि इतनी बड़ी मशीन सेना बनाने में कितनी चीजें लगी होंगी। लेकिन ये सब जंग यी के लिए सिर्फ एक दिखने वाला झटका था।